बस बस बस, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पॉलिटी पढ़ रहे थे, पॉलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? राज्य व्यवस्था। और राजनीति को क्या बोलते हैं? पॉलिटिक्स कहते हैं। ये बेसिक सा डिफरेंस है। चलिए बढ़िया है। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं पॉलिटिक्स के अंदर में? संविधान को पढ़ते हैं। संविधान के जनक किन को कहा जाता है? हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? हाँ, देश के जो कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति हैं उनको सुख शांति तरीके से रह सके, ठीक है, इसलिए मेन तौर पे बनाया जाता है ना। हर तरह के हमारे देश में विभिन्न प्रकार के लोग थे, अलग धर्म के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग रेसेस के, मतलब अलग अलग रंग रूप कद काठी, हर तरीके से अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं ना। कोई मजबूत, कोई कमज़ोर, अलग अलग तरीके का। जो कमज़ोर रहता है उसको थोड़ा सा ज़्यादा सहना पड़ता है। तो सबको बराबर का अधिकार मिले, समानता का अधिकार मिले, इस चीज़ के लिए हमें संविधान बनाना पड़ा। संविधान होता क्या है? कि कुछ बोलते नहीं है, बस का साथ मुंडी डोला देते हैं, मैनेज कर लेते हैं कि आजू बाजू में तो बोल ही रहा है, हम क्या बोले, बोलना है, कहीं का बोले कुछ याद नहीं है ना है ना, खाली गुस्सा कर आता है, ठीक है ना। तो संविधान एक नियमों का, कानूनों का एक पुस्तक है जो कमज़ोर व्यक्तियों को सताया न जाए, इस चीज़ के लिए सिंपली बनाया गया है, ठीक है। हर देश के पास अपना संविधान है, ठीक है, हर देश के पास है। कुछ लोगों का पास कहीं और है, कुछ और है, कुछ अलग अलग तरीके का लोग हैं, बट मेनली हम लोग संविधान लोकतंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, जहाँ पे कुछ नियम है और उसी नियम के हिसाब से ही चलना होता है। यानी हमारे देश में सर्वोपरि है संविधान। पर्दा लगा दीजिए, हमारे देश में सर्वोपरि क्या है? संविधान। संविधान ही हमारे लिए पूजनीय है, हमारे लिए सम्मान का विषय है सबसे ज़्यादा, क्योंकि वही है जो समझिए कि देश के हर व्यक्ति को अच्छे से सुख शांति से जीने का अवसर प्रदान करता है। अगर संविधान ना हो तो फिर हर व्यक्ति दबंग बनने का लगेगा, गुंडागर्दी पे आ जाएगा और आदमी उससे बच नहीं सकता है। क्या कैसे बचेगा? ताकत के दम पे कर नहीं सकता है। लेकिन संविधान है तो एक इंसान को क्या कहते हैं ना कि ऐसा है कि वो मतलब उसमें भरोसा है इंसान को कि संविधान में जो लिखित चीज़ें हैं उसके विरुद्ध तो कोई नहीं जा सकता है, जाएगा तो उसको सहना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, ठीक है। रिटन फॉर्मेट में हमारे पास रूल्स लिखा हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। ये संविधान के बारे में बात था। संविधान को लिखना कब प्रारंभ किया गया था और लिखने में लगा कितना समय, है ना, कितना लगा था समय? हाँ, कब लिख करके पूरा हो गया था? लागू कब किया गया? ये 2 महीने को क्यों रुका गया? हाँ, पूर्ण स्वराज का मांग बहुत पहले ही कर 1930 में कर दिए थे। उन्हीं वही तिथि को सम्मान देने के लिए उसी डेट को ये लागू किया गया। तो उनका कहना था कि हमारे 26 जनवरी 1930 को वो पूर्ण स्वराज का मांग करके बोले थे कि हमारा ये स्वतंत्रता दिवस के रूप में है, मतलब हम लोग अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र माने जाएंगे। और जब तक स्वतंत्र हमारा देश नहीं हुआ तब तक उसी डेट को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे, क्योंकि कोई एक डेट चाहिए होता है। हम लोग डेट होगा तभी ना चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि एक तिथि होता है और उस तिथि में हम उन चीज़ों को खासतौर पर याद करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी इंसान का बर्थडे है तो जन्मदिन हम लोग क्यों मनाते हैं? जन्मदिन में हम लोग उस पल को, उस खुशियों को याद करते हैं। जैसे माता पिता इस चीज़ में ज़्यादा खुश होते हैं, बच्चे भी होते हैं क्योंकि बच्चे लोगों को गिफ्ट मिल रहा होता है, थोड़ा दोस्त लोग आता है तो वो लोग खुद अलग से खुशी होता है। खुशी माता पिता को भी अलग लेवल का होता है। क्यों? क्योंकि वो महसूस करते हैं उस खुशी को जब वो बच्चा पैदा होने वाला था, ठीक है। और जब आप लोग बड़े होइएगा तो उस लेवल पर पहुँचिएगा तो समझ में आएगा वो फीलिंग की चीज़ है, फील करने का चीज़ है। आप उसको समझा नहीं सकते किसी को, महसूस करने की चीज़ें हैं। तो वो इंसान महसूस करता है कि जब हम इस पहली बार इस धरती पर आए थे, एक अलग लेवल की चीज़ है। लेकिन लोग ये सब चीज़ करता नहीं है, अपना इसी के एक काट के नाटक करके चलाता है, ठीक है। बट ये चीज़ बहुत समझिएगा, इसको गहराई से समझिएगा तो बड़ा इमोशनल चीज़ है। मतलब इंसान पैदा हुआ था, माता पिता का जो खुशी को फील कीजिएगा तो बड़ा अच्छा चीज़ है। खैर वो एक अलग टॉपिक है अपने आप में, समझे। तो हर दिन जो भी चीज़ मनाते हैं डेट के हिसाब से, तो वो कहीं ना कहीं उस समय की खुशी को हम लोग याद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई इंसान मर जाता है तो उसका ही बरसी होता है, तो उस दिन भी हम लोग क्या करते हैं? उस व्यक्ति को याद ही करते हैं, ठीक है, हर दिन। जैसे अभी हाल में बसंत पंचमी निकला, तो बसंत पंचमी क्या है? इसी दिन माता सरस्वती का जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। माता सरस्वती का जन्म हुआ था बसंत पंचमी के दिन हुआ था, तो उनका जन्म दिवस हम लोग मनाते हैं एक तरीके से, उनका पूजन करके, क्योंकि वो भगवान है तो भाई पूजा करते हैं उनका हम लोग, ठीक है। तो वो बसंत पंचमी में मनाते हैं। अब वो बसंत पंचमी में मना करके मेनली मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा के महत्व को प्रचारित करना, है ना। शिक्षा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बिना शिक्षा का इंसान समझिए जानवर के समान है, सोना उठना खाना पीना सब करता है, जानवर भी करता है। एक इंसान कैसे श्रेष्ठ बनेगा? तो कुछ शिक्षा के दम पे, उसमें जो कोई कला आ जाए, कला में संगीत आ जाए तो वो श्रेष्ठ बन जाएगा, है ना। उसको पेंटिंग करना आ जाए तो श्रेष्ठ बन जाएगा। किसी प्रकार का अगर उसमें कला है तो वो श्रेष्ठ बन जाएगा।
किसी प्रकार का उसके पास ज्ञान है तो वो आम व्यक्तियों से श्रेष्ठ बन जाएगा। और यही ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती को कहा जाता है। तो इन चीज़ों को हम लोग याद करते हैं और उस चीज़ को मतलब फील करते हैं कि भाई ये चीज़ को बढ़ाना होता है। ठीक है, अब उसी चीज़ को देखते हुए हम लोग क्या है ना कि हम लोग का जो है 26 मतलब एक डेट फिक्स किया गया था और उस डेट को स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मना रहे थे। बट वास्तविकता रियलिटी का स्वतंत्रता जो हम लोग को 15 अगस्त को मिल गया वो रियल वाला हो गया। और फिर इसी को सम्मानित करने के लिए इसको भी थोड़ा सा जोड़ दिया गया, लिंक कर दिया गया गणतंत्र दिवस के रूप में। ठीक है, उसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट कर दिया गया। संविधान दिवस कब मनाया जाता है ना, उस दिन को संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो ये मोटा मोटी संविधान को लेकर के बात था। कुछ लोग हैं मिल करके, कुछ लोग क्या काफ़ी लोग मिल करके संविधान को लिखे। तो संविधान लिखने के दौरान कुल कितने लोग थे? 299 है ना, लगभग 300 लोग। हाँ, 300 लोग वहाँ पे थे जो संविधान को लिख रहे थे। और भी लोग होगा, कुछ लोग का तो नामो नहीं होता है। मान लीजिए संविधान लिख रहा होगा तो कहाँ बैठी लिख रहा होगा, चाय पिलाने वाला भी तो आदमी रहता होगा, उन लोगों का जिक्र है। चाय नाश्ता कॉफ़ी करता होगा, जगह साफ करता होगा, उन लोग को भी सम्मान देना चाहिए था, है ना। जो माहौल बना के तैयार करते लोग को सम्मान लोग नहीं दिया, लेकिन देना चाहिए था, है ना जी। कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे कुछ और भी लोगों का योगदान होता है, बट उतना नहीं चलता है। खैर, तो ये कुछ नॉर्मल सी बातें हैं जो आप लोग कल पढ़े हुए थे। मौलिक अधिकार का ही बात किए थे कि 6 प्रकार के अधिकार का बात है मौलिक अधिकार में। ठीक है, 6 तरह का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार में कहा जाता है। ये आपके बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस मौलिक अधिकार को पढ़ सकते हैं। सबसे पहला क्या है? समानता का अधिकार। ठीक है, आप किसी भी धर्म, जाति, लिंग, कुछ भी हो, आप सभी के पास समान अधिकार है कुछ भी करने का। ठीक है, हर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। कुछ भी करने का मतलब कहाँ? प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं, पब्लिक प्रॉपर्टी में, जो सरकारी चीज़ें हैं उसमें आप जाके वो सब कर सकते हैं जो सब कर सकता है। ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, सारा व्यक्ति। अगर किसी को टिकट खरीदना है ट्रेन का तो ऐसा नहीं कि छोटा जाति का नहीं खरीदेगा या पुरुष नहीं खरीदेगा, महिला नहीं खरीदेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब खरीदेगा, कोई दिक्कत नहीं, सब कहीं भी बैठ के जाएगा। ये सारा का सारा अधिकार है। ठीक है, फिर दूसरा क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार। कहीं भी कुछ भी बोल सकता है इंसान। अगर मान लीजिए सरकार का कोई बात अच्छा नहीं आया, इंसान बोल सकता है कि भाई तुम्हारा ये बात पसंद नहीं आया, विरोध कर सकते हैं हम लोग। धरना प्रदर्शन करके सरकार की बातों को विरोध करता है इंसान कि उसकी बातों को नहीं माना जाएगा। तो ये अधिकार है जनता का। ठीक है, आपका मन करे तो मना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे जनता कुछ नहीं बोल सकते, जैसे कि सबसे तानाशाही में सबसे फेमस है कौन जी? हाँ, किम जोंग जहाँ का जो भी कह दीजिए राष्ट्रपति है, वहाँ वो लोग उसका क्या है, जो कह दिया वही राज्य, वही शासन है। उसके मुँह से जो निकल गया वही अब जनता को मानना है ना। जनता कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन भारत देश में ऐसा नहीं है। साउथ कोरिया था। ठीक है, अब उसके बाद समझिए अगला हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण नहीं किया सकता, यानी कि जो काम वाम है, यानी व्यक्ति जो काम कर सकता है, जबरदस्ती आप किसी से काम नहीं करवा सकते हैं, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। वो करना चाहे करेगा, ना करना चाहे नहीं करेगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगा उसके लिए। ठीक है, वो चीज़ था। फिर धार्मिक स्वतंत्रता था, लोग कोई भी धर्म को फॉलो कर सकता है, किसी भी धर्म में जा सकता है, धर्म परिवर्तन भी कर सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होना चाहिए। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, किसी प्रकार का शिक्षा ले सकता है, किसी प्रकार का सांस्कृतिक आयोजन कर सकता है। हर व्यक्ति अपने धर्म के हिसाब से नुक्कड़ नाटक कैसा भी हो ये सब कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, और लास्ट है संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी कि इन पांचों में से कोई अगर आपको दिक्कत करता हो तो आप उसके विरोध में या फिर इसके अलावा कोई भी, यानी जो अधिकार आपको दिया गया उस अधिकार को आप काम अपने अधिकार के हिसाब से आप काम कर रहे हैं और उसको कोई रोकने का कोशिश कर रहा है तो आप उसके विरोध में जा करके आप केस वगैरह कर सकते हैं, वो व्यक्ति जेल जाएगा। ये आपका अधिकार है। मतलब आपके अधिकार को कोई छीनने का कोशिश करता है, आपको अधिकार से वंचित करने की कोई कोशिश करता है, आप उसके खिलाफ में कोर्ट केस कचहरी जो भी करना चाहे वो सब कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके पास अधिकार है। ये चीज़ें मुख्य रूप से मौलिक अधिकार के अंदर में कहा गया था। ठीक है, अब यहाँ से समझिए ये जो चीज़ पढ़े थे इसके साथ में आप लोग को एक नेपाल के लोकतंत्र के बारे में भी पढ़ना है। हमारा पड़ोसी देश नेपाल, जो भारत का एक सीमा एक अलग देश से मतलब भारत के जो 4 चौहद्दी कहा जाता है उनमें एक सीमा वाला जो देश है ना नेपाल, किस साइड में पड़ता है ये? उत्तर में। ठीक है, तो उत्तर में पड़ता है, उत्तर में पड़ता है ना जी, पक्का ना? पूरा में ना पड़ता है? अभी भी कंफ्यूज हो जाएंगे, करके दिखा दें। नेपाल कहाँ पड़ता है? किसके उत्तर में? किसके उत्तर में नेपाल है? देख लिया ना, किसके उत्तर में नेपाल है जी? उन्ने पूरा कहे दीजिए। ठीक बोल रहा है इंसान, उल्टा बैठ रहे तो उनके लिए पूरा भीतर ना होगा। देख रहा है ना, क्या कहें हम। बिहार के उत्तर में है, बिहार के चौहद्दी में पढ़ रहे हैं। तो नेपाल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे आप समझ।
भारत के उत्तर में कह सकते हैं, बट भारत का सीमा थोड़ा ऊपर तक जाता है, ठीक है। भारत थोड़ा सा चोटी भी एगो बनता है, अयोध्या पर नेपाल है, तो इसके आगे भी है, तो इसके पूरब में कहने का मतलब है कि पूरा पूरब में होना चाहिए, तो उस पूरा तरह से नहीं कह सकते हैं, बिहार का पूरा कह सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा नेपाल के लोकतंत्र के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए नेपाल में जो है ना, पहले राजाओं का शासन था, मतलब एगो राजा बनता था और उसी का शासन चलता था, पूरा नेपाल में वैसा ही सिस्टम था। राजा होगा, राजा जो कह दिया वही होगा, बस ऐसा। और राजा का जो नाटक, जो मूवी वगैरह में देखे हैं, वो सेम वैसा ही सिस्टम है। बाहुबली तो सबको ही देखे होंगे, तो बाहुबली में माहेशमती जो थी, जैसा चलता था वही चलता था। रामायण महाभारत कोई भी देख लीजिए, राजा का जो शासन था वही था। एक के गो मालिक है, मालिक को सहयोग करने के लिए काफ़ी सारे मंत्री भी थे, वही मंत्री लोग सब देख रेख करता था, ठीक है। और वो मंत्री लोग ही संचालन कर रहा था, लेकिन सबसे फाइनल में बात राज्य पर आता था, ठीक है। सेम वैसा ही सिस्टम चल रहा था नेपाल के अंतर्गत में। लेकिन राजा लोग होता है ना कि अब राजा अकेले मालिक है तो पगला जाता है ना, वो अपना दबंगई चलाएगा, उसको जो मन करेगा वो करेगा, ठीक है। तो कुछ इंसान, राजा वाला जब शासन चलता है तो कुछ इंसान अच्छा होता है, कुछ इंसान घटिया निकला जाता है। इतिहास में पढ़ेंगे काफ़ी राजाओं के बारे में कि कुछ इंसान, कुछ राजा ठीक भी बने, लेकिन काफ़ी राजा जो है उसका गलत इस्तेमाल किया। जैसे राजा कोई बनता था तो अय्यासी हर इंसान को पसंद था, इसलिए हर राजा का सुनिएगा कि 15 को 20 को ब्याह करके धैल रखा है। ब्याह इतना ना करता था ना, गजब एकदम। शादी करने का अपना कारण भी था, कुछ तो किस मतलब वो अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए करता था। जैसे मान लीजिए नहीं था, 9 वर्षा लड़की है, जैसे कोई राजा है, राजा की एक वो बेटी है, तो उससे विवाह कर लिया, ऑटोमेटिक उसका राज्य इसके कब्जे में आ गया, मधुर संबंध है, तो अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए इस तरीके से विवाह करता था। अब कुछ अय्यास होता था, उसका सुंदरता में मोहित होकर विवाह करता था, ठीक है, तो विवाह करता था। तो इस तरह का मतलब क्या था ना कि गलत काम भी, यानी शक्तियों का दुरुपयोग भी करता था। किसी को जबरदस्ती शादी नहीं करना है तो जबरदस्ती शादी करना है, ये सब तरह का जो चीज़ें हैं वो होता था, ठीक है। कौन सी करें, हटाइए ना सबको, फालतू से डिस्ट्रैक्शन होता है, समझ हटाइए, ठीक है। तो मतलब गलत जो भी कह दीजिए, कहने का मतलब वो है ना कि सत्ता अगर उसके हाथ में है तो अच्छा चीज़ तो करवे करता है, साथ में गड़बड़ चीज़ को भी वो लोग करना चालू करता है। जब कोई भी चीज़ गलत काम करेगा तो जनता को स्वीकार नहीं होगा, किसी को स्वीकार नहीं होगा, ठीक है। तो राजा के पास, वैसे ही नेपाल के राजाओं के पास जब सत्ता मिलता था तो वो लोग थोड़ा सा गलत काम भी करता था। तो इस चीज़ के लिए जो है लोग, नेपाल के जनताओं में जो जनता लोग जो है लोकतंत्र की मांग करने लगा कि हमारे देश में भी हम लोग को राजाओं का शासन नहीं चाहिए, लोकतांत्रिक देश बनाना है हम लोगों को। यानी कि हमारे देश में भी जो है ना जनता का राज होगा, हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, राजा का बेटा राजा बने ऐसा राजतंत्र नहीं चलेगा। सीधा सा बात कि राजतंत्र को ख़त्म करना है और लोकतंत्र को बनाना है। इस चीज़ के लिए नेपाल में समझिए कि मांग शुरू हो गया, ठीक है। और इस चीज़ के लिए लोग संघर्ष करने लग गए, ठीक है। तो उसी में जो है लगभग समझिए कि 1990 के में जब दौर आया तो 1990 में लोकतंत्र का स्थापना हो गया। यानी वहाँ के राजा जो है इस बात के लिए भी कहीं मान गया, हट गए वहाँ से, हटे तो राजतंत्र था लेकिन उनका वैल्यू को हटा दिया गया। अब यहाँ शासन चलेगा किसका, लोकतंत्र का, है ना, जनता का। यानी जनता अपने में से ही एक समझदार व्यक्ति को चुनेगी कुछ समय के लिए, ठीक है, और वही फिर शासन करेगा। और अगर उसका खराब लगे, जैसे आज हम लोग का जो सिस्टम है उसी का बात कर रहे हैं, कुछ समय के लिए वो राजा बनेगा, अगर उसका राजतंत्र खराब होगा तो उस समय बाद उसको नहीं बनाया जाएगा, दूसरा बनेगा। इस तरह से वो लोग राजतंत्र का और लोकतंत्र के बारे में नेपाल के लोग भी ऐसे ही चाहने लगे। तो 1990 में लोकतंत्र का स्थापना हुआ था, ठीक है। 1990 में क्या हो गया था, लोकतंत्र का स्थापना हो गया था। लेकिन जो राजा बनल था कमज़ोर थोड़ी था, पहले से जो वहाँ पे समझिए दबंगई गुंडागर्दी करते आ रहा है या जो भी हो, उसके पास ताकत तो है ना जी, राजमहल है, पूरा बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर जो पूर्वजों से चलता चला रहा है, सेना है, सेनापति है, काफ़ी सारे लोग हैं उसके पास। सबसे बड़ा बात उसके पास पैसा है, पावर है, पहचान है। भले वो राजतंत्र का नाटक लोकतंत्र का नाटक शुरू हो गया, बट शक्तियाँ तो अभी भी उसके पास है, लोग तो अभी भी उसका बात मानेंगे, है ना। तो वो जो है थोड़ा सा इस चीज़ में था। और फिर वहीं के जो व्यक्ति था ना उस समय जो है ज्ञानेंद्र नाम का राजा, ज्ञानेंद्र नाम था, ठीक है, ज्ञानेंद्र नाम था। वो लोग जो है थोड़ा समझिए कि वहाँ पे नाटक शुरू करता है। वो लोग जो राजा बना था ना, माओवादी संगठन था, ठीक है। क्या बताया गया, लगभग माओवादी संगठन के बढ़ते प्रभाव को का बहाना बनाकर सरकार को अन्य कब्जे में लेना शुरू कर दिया। कि माओवादी संगठन थोड़ा सा बताते हैं इसके बारे में क्या चीज़ है। सीधा सा बात समझिए ना कि लगभग जब राजतंत्र लोकतंत्र बन गया था, तो लोकतंत्र बनने के बाद ये कुछ समय तक तो बढ़िया से चला, लगभग समझिए कि 12 साल तक ठीक ठाक से चला था। 2002 तक लोकतंत्र चला जैसे तैसे चलते, ठीक है, ठीक ठाक अपनी तरफ से चला। लेकिन उसके बाद जो है ना, उसके बीच में राजा लोग जो वहाँ का था, जो ज्ञानेंद्र करके कहा गया, वो राजा का थोड़ा सा है ना कि अपना लगा कि भाई हम लोग को वापस से वही सत्ता लेके आना है, क्योंकि उसमें इंजॉयमेंट था ना, मज़ा था ना, उसी के पास सारा पावर था। तो वो अपना मिस कर रहा होगा कि हमको फिर से अपना सत्ता वापस चाहिए, ठीक है। तो वो उस चीज़ के लिए काम पहले से ही कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन किसी के मन का बात कोई थोड़ी कह सकता है, इंसान तो भाई फैक्चुअल चीज़ों को ही स्टडी करता है, ठीक है। तो उसके मन में रहा होगा, तो वो 12 साल भले रहा हो, लेकिन वो राजा वाला सिस्टम वो बना हुआ था,
राज नहीं कर रहा था, राज लोकतंत्र के हिसाब से ही चल रहा था, लेकिन वो उसमें सम्मिलित होता था क्योंकि भाई वो पावरफुल इंसान है, तो उसके बाद पूर्ण रूप से तो कभी खत्म नहीं हो सकता, उसके बाद चलता था। ठीक है, राजाओं का उस समय बढ़ रहा था, और लगभग जब 2002 का समय आया ना, तो उस वक्त जो है उसका जो वहाँ का जो उस समय जो प्रेजेंट मोमेंट पे जो राजा था जिसका नाम था ज्ञानेंद्र, है ना। ज्ञानेंद्र क्या है ना, कि उन लोग को जो है ना अपना समझिए कि स्लोली उसको कन्वर्ट करना कोशिश कर दिया, मतलब अपना शक्तियों को इस तरह से बढ़ाया ना कि वापस से राजतंत्र, लोकतंत्र को हटा करके वापस से राजतंत्र स्थापित कर दिया था। ठीक है, ज्ञानोदय जो राजा था उस वक्त, ज्ञानेंद्र जो राजा था, ज्ञानोदय हम क्या बोल रहे हैं बार बार, ज्ञानेंद्र, जो ज्ञानेंद्र राजा था उस वक्त बना हुआ, जो कि कोई काम का नहीं था, बस बना हुआ था, वापस से क्या करता है ना, अपनी सत्ता को स्थापित कर देता है, राजतंत्र को शुरू कर देता है शुरू से वापस से। ठीक है, और फिर लोग का चलने लगता है, बट ये लंबा समय तक नहीं चल पाता है। क्या होता है 2002 में 12 साल तक लोकतंत्र चलता है, कायम रहता है। उसके बाद अक्टूबर के महीने 2002 में क्या होता है, राजा ज्ञानेंद्र क्या करता है ना, अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर देता है, और फरवरी 2005 तक में राजा शासन पूरा तरह अपने हाथ में लेता है कब्जा। 2-3 साल ये भी अपना काम करता है, और 2002 में शुरू करता है, कौन महीना में, अक्टूबर महीना में शुरू करना चालू करता है। ठीक है, मतलब अक्टूबर महीने से पहले से भी कर रहा होगा, बट डेटा के हिसाब से, और लगभग 2005 तक वहाँ का पूरा सत्ता का पूरा वागडोर अपने हाथ में ले लेता है, वापस से वही राजतंत्र का सिस्टम लाने का कोशिश करता है, और उसके हाथ में आ भी जाता है। ठीक है, इसके बीच में थोड़ा थोड़ा काम चल रहा था, लेकिन 2005 तक पूरा का पूरा आ जाता है। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी समझिएगा तो ये चीज़ें थोड़ा करना बहुत आसान है, क्योंकि कोई भी काम करना मज़ेदार नहीं होता है। जैसे शुरू में जनता कहता होगा कि हमको राजा बनना है, नेता बनेंगे, बट क्या नेता बनना इतना आसान है? नहीं, नेता का जो दर्द है वो नित्य समझेगा। हम लोग को लगता है कि बहुत मौज है, बट ऐसा नहीं रहता है। कोई भी नेता में से समझिए कि मैक्सिमम जितने भी नेता हमारे पास है, 80 से 90% नेता सेफ नहीं है। वो लोग अगर अकेले भेज दिया तो मर्डर हो जाएगा उन लोग का। ठीक है, क्योंकि भाई बहुत सारा दुश्मन पाल लेता है इंसान इन चीज़ों में, नेतागिरी करने में बहुत सारा दुश्मन बन जाता है, अपोजिट ही व्यक्ति ही दुश्मन बन जाता है। आप हल्का सा वो छोड़िए, कोई भी फील्ड में हालांकि अगर इंसान बढ़ने लगता है, तरक्की करने लगता है, तो उसको दबाने का कोशिश किया जाता है, उसी के टीम वाले लोग, उसी के समूह वाले लोग। जैसे मान लीजिए कि इस एरिया में कोई कोचिंग बढ़ने लगे, तो यहीं के कोचिंग वाले लोग पॉलिटिक्स खेल करके उसको दबाने का कोशिश करेगा। ऐसा होता है। ठीक है, हर जगह किसी भी फील्ड में सेम प्रोफेशन का व्यक्ति उस चीज़ को बढ़ते नहीं देखा जाता है। ठीक है, एक कहावत है देहात में, कहा जाता है कि जात का बैरी जात होता है। मतलब जात का बैरी जात कहने का मतलब ना कि सेम कास्ट का व्यक्ति ही वही चीज़ का प्रॉब्लम दुश्मन होता है। जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का बैरी ब्राह्मणे कहा जाएगा, कभी पटरी नहीं रहता है। दो सेम प्रोफेशन के आदमी में बहुत मुश्किल से पटरी पड़ जाता है। लेकिन जो ज्ञानी होता है उसमें झगड़ा नहीं है, बकलोलवाने झगड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब बकलोलवन की बात क्या ही करें, जगलोल तो बकलोले रहेगा, चाहे वो लोग को कितनों कह दीजिए। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे वापस से 2005 तक क्या होता है ना, सत्ता अपने पूरे हाथ में लेता है। कौन लेता है जी? राजा ज्ञानेंद्र। कौन लेता है? कहाँ का राजा था ये? नेपाल का, ये बता दिए। नेपाल कर लेता है। ठीक है, तो फरवरी 2005 तक, 2005 के फरवरी महीने जो अभी चल रहा है, इस महीने तक क्या हो जाता है, अपनी सत्ता अपने हाथ में ले लेता है। कौन? राजा ज्ञानेंद्र। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा समय तक चल नहीं पाता। जब उसके हाथ में आता है तो थोड़ा सा नाटक तो शुरू हो जाता है, क्योंकि 12 साल लोकतंत्र आदमी टेस्ट कर चुका है ना। 12 साल का जो लोकतंत्र का जो समय था उसको जनता टेस्ट कर चुकी है कि कैसा लोकतंत्र का जीवन था। ठीक है, लेकिन जब ये वापस से अपना राजतंत्र लेके आ रहा तो इंसान कंपेयर किया, जैसे होता क्या होगा ना, कुछ लोगों को लोकतंत्र पसंद आता होगा, कुछ लोगों को लगता होगा ना वही ठीक था। हमें कभी हर व्यक्ति, मतलब पूर्ण रूप से हर व्यक्ति एक व्यक्ति को कभी पसंद नहीं कर सकता है। ठीक है, हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नेताएं हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि भारत का पूरा व्यक्ति एक के नेता को पसंद करे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आपको नाटक होबे करेगा, या फिर उतना छोड़िए, आप अपने बारे में देख लीजिए, जितने भी आपके सर्कल में लोग हैं जो आपको जानते होंगे, उनमें से ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि सब के सब लोग आपको पसंद करें। चाहे आप कितनों सुंदर हो, कितनों टैलेंटेड हो, कितनों बड़का वीर काहे नहीं बन जाए, आप समझिए कि दुनिया का सबसे बड़ा रईस भी बन जाइएगा ना, फिर भी सब का सब आदमी आपको पसंद नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये क्लियर सी बात है, नहीं करता है, स्वभाव है, ह्यूमन नेचर है ऐसा। ईर्ष्या कह दीजिए, भावनात्मक चीज़ है, मन का भ्रांति कह दीजिए, बचपन का कुछ का मलाल पकड़े रहता है, वो इंसान, गलती उस इंसान की है, स्वभाव का है। ठीक है, तो नहीं होता है इंसान में। अब तो ये भगवान को लोग नापसंद करने वाला था, जो अब भगवान खुद धरती पर अवतरित थे, जिनमें टैलेंट अल्ट्रा प्रो लेवल मैक्स जो कह दीजिए सब भरल था। जैसे कृष्ण भगवान, हर जीवन, उनको भगवान क्यों कहते हैं? वो अपने हर उम्र को बस मस्त तरीके से जिए हैं। तो ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है कि हर उम्र को कैसे जीना चाहिए। बचपन भी जिए तो इतना बदमाशी किया है कि यशोदा माता का हालत ख़राब कर दिए थे, है ना। इतना बदमाशी किया है, मटका फोड़ना उड़ना, ये बचपन में इंसान यही करता है। सीधा ज़्यादा चुपचाप रहने वाला लड़का हमको नहीं पसंद है, हमको नहीं पसंद आता है, सब बोरिंग लगता है। बदमाश होना चाहिए तो ना मज़ा एकदम होता है ना कि छठी का दूध याद दिला देना एकदम वैसा होना चाहिए बदमाश।
लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय था, पहले का दौर कुछ और था, अब का दौर कुछ और है। भगवान श्री कृष्ण का सारा बात क्यों मान लिया गया? क्योंकि वो एक राजा के बेटा थे, है ना। अब कोई मान लीजिए नॉर्मल घर का व्यक्ति वो बदमाशी करेगा तो थोड़ी बात होगा, फिर लड़ाई हो जाएगा, है ना। तो बदमाशी करना है लेकिन लिमिट भर, और किससे करना ये भी देख के करना। कोई बदमाश टाइप आदमी उससे काहे लिए उलझे जाएंगे फालतू का। अगर आप शक्तिशाली हैं तो उलझ जाइए अगर आपको लगता है तो, लेकिन बिना मतलब का नहीं, ठीक है। कोई नाटकबाजी नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण से हम लोग सीखते हैं, लेकिन पूरा तरह से फॉलो नहीं करेंगे उनकी पूरी बात को, क्योंकि वो एक राजा थे, हम लोग राजा नहीं हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि वो किए ठीक है, लेकिन उनका सब बात को नहीं फॉलो कर लेना है, ठीक है ना। तो आपने भगवान श्री कृष्ण का बहुत अच्छा एग्जाम्पल कहा था कि वो अपने हर उम्र को बहुत बेहतरीन जिए थे। जवानी का टाइम आया तो एकदम एक से एक ऐसा ऐसा युद्ध किए, ऐसा ऐसा लीला किया, ऐसा ऐसा काम किया है कि गजब, एकदम प्यारो मोहब्बत की इतना खतरनाक किया, राधा जी से आज तक पूजा जाता है हमको। हर चीज़ जो किया है एकदम जबरदस्त किया है, ठीक है। कुछ भी किया है तो हम हास्य लेवल का किया है। पढ़िएगा तो समझ में आएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम सोचे थे कि श्री कृष्ण पढ़ेंगे, लेकिन रामायण आधा अटकल है अभी तक। देखते हैं कभी उसका भी समय मिलेगा तो रामायण आधा है उसको पूरा कर ही देंगे, आधा पर छोड़ना अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। बाकी आप लोग को मौका लगेगा तो श्री कृष्ण वगैरह पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा, तो समझ में आएगा, ठीक है ना। तो हम कहना ये चाह रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण इतने अच्छे व्यक्तित्व के थे, हर चीज़ में परफेक्ट है, हर चीज़ में बेस्ट है। उनसे सुंदर कोई नहीं था उस पर धरती पे, उनसे ज़्यादा पैसा वाला कोई नहीं था, उनसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं था, ठीक है। उनसे ज़्यादा बात करने वाला, हंसाने वाला, मतलब भगवान की तरह करने वाला कोई नहीं था। फिर भी उनको नापसंद करने वाला लोग मौजूद था। इंसान का क्या ही औकात है, समझे ना। तो इस भ्रम में कभी नहीं जीना है कि आपको सब कोई पसंद कर लेगा। इसलिए कहा जाता है कि सबको खुश करने के चक्कर में भी नहीं रहना है, कि हमसे कोई नहीं दुखी रहना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि सब के सब आपसे खुश हैं। हाँ, आज सब आपको दिख जाएगा, कुछ दिन बाद वो वापस से वही नॉर्मल, ठीक है। तो सब चीज़ें होती है, इसलिए अपना काम करते रहना है। मान लीजिए कि सब खुश कर आदमी क्यों करना चाहता है, कोई आपको काम बोला, अब आप उसका काम नहीं कीजिएगा तो दुखी है, कर दीजिएगा तो सुखी रहेगा, खुश रहेगा। करिएगा तो अपना काम डिस्टर्ब कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो उसका काम डिस्टर्ब होगा। लेकिन उसका काम आप नहीं कीजिएगा तो चल जाएगा, कोई और से करवा लेगा। लेकिन अगर आपका काम आप नहीं किए तो कौन आपका करेगा? कोई नहीं करेगा। तो इसलिए समझदार बनना, अगर आपका काम है तो पहले अपना काम देखेंगे, दूसरे का काम नहीं। दूसरा मतलब घर के बाहर वाला, मम्मी पापा नहीं, यानी कि मम्मियों कर रही है काम तो ना, हम अपन काम पे लेकर, माता पिता आपके लिए अच्छा सोचते हैं तो उन लोग का भी, लेकिन खैर जो भी हो, ठीक है ना। तो नाटक वैसे ही चलता होगा, उसमें भी तो लोग जो है नापसंद करता होगा, नेता लोग जो आया होगा वो लोग नापसंद करता होगा। जैसे मान लीजिए होता क्या है ना, अब 10 गो मिलकर खड़ा हो गया कि हम नेता बनेंगे, हम नेता बनेंगे। अब बना तो एक ही बार राजा, लोकतंत्र जब बना होगा इसमें, जब इसमें लोकतंत्र ही बना होगा नेपाल में, तो मान लेते फॉर एग्जाम्पल कि 10 गो खड़ा हुआ, 10 गो में एक ही गो ना बना होगा, 9 गो तो नहीं बना, 9 गो तो खखुआइल होगा। 9 गो चाहता होगा कि भाई एकरो ना बने दे, है ना। 9 गो क्या चाहता होगा, इसको भी ना बने दे, ये ना चाहता होगा। दुनिया में यही चाहता है, दुनिया में लोग यही कहेगा, नहीं चाहेगा कि भाई उससे आगे हो जाए, ठीक है। एगो कहानी था कि एगो गांव था, वो गांव एकदम अंधेरा में जिया करता था, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि एक अंधेरा वाला गांव था, गांव में कभी लाइट नहीं था, सब अंधेरा में जिया करते थे। अब एगो आदमी जो है लाइट ले आया, उठा के कहीं से लाइट खरीद के ले आया बाजार से, ठीक है। अब लाइट खरीद के ले आ गया, सबके घर में काला अंधेरा रहता था, उसका घर में लाइट जलता था। तब बाकी के जो आदमी है, अब उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो बाजार जाए, वो भी लाइट खरीद के लेके आए, अपना घर में रोशनी चमकाए, या तो सब मिल के जाए उसका जो लेके आया उसका तोड़ ताड़ दे। आसान कौन सा है? तोड़ने वाला। सब क्या करेगा? तोड़ देगा। समझे ना, आया बात समझ में? हम ये बताना चाह रहे थे। तो यहाँ पे भी अब जो भी राजा बना होगा तो एगो तो नेता बन गया होगा, हीरो, बाकी सब तो नहीं बन पाया होगा, तो लोग तो खुखवाइल होगा, ना बने ना बने। तो उनमें से कुछ लोग चल गया होगा ज्ञानेंद्र जी के पास, आप ही ठीक थे सरकार, वो आके नाटक कर रहा है। तो इसी तरह का समझिए समय चला होगा, समय चलते चलते लोग जो है ये अपना सत्ता स्थापित कर दिया। नहीं तो जो हट चुका है 12 साल बाद दोबारा कैसे आ गया, है ना। समर्थन मिला होगा तभी ना। अगर जो व्यक्ति खुद लड़ाई कर करके उसको हटवाया है, वही लोग को समर्थन मिला होगा तभी ना आ गया हो। जैसे मान लीजिए आपके घर में, आपके घर से, घर के सारे लोग मिल करके कोई एगो व्यक्ति को घर से बाहर निकाल दिया, और कुछ समय के बाद वो व्यक्ति फिर दोबारा आपके घर में आया है, यानी आप ही के घर से कोई लोग उसको पनाह दिया है, बुलाया होगा, तभी ना वो व्यक्ति आपके घर में दोबारा आ गया। तो सब मिलकर हमेशा डांट नहीं रहेगा तो कैसे आ जाएगा आपके घर में, है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई होगी यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मोटा मोटी तौर पे कुछ समय बाद जो है वापस से उसका सत्ता स्थापित हो जाता है, मतलब पूरा बागडोर अपने हाथ में ले लेता है। लेकिन फिर लोगों को आदमी समझ में आया होगा कि नहीं, हम गलत किए, ऐसा नहीं करना है, फिर जो भी करके अपने हिसाब से फिर उसको वापस से हटाया गया। तो लगभग समझिए कि नवंबर 2005 में जो है ना, जो भी अन्य दल के लोग थे वो लोग मिल करके एक समझौता किए थे, और उस समझौता के बाद इसको खत्म कर दिया गया, मतलब इसको जो है ना हटा दिया गया। यहाँ वापस से समझिए कि एक जनताओं का एक आंदोलन चल गया था, जन आंदोलन शुरू हो गया। जनता के लोग जो है ना आंदोलन शुरू कर दिया कि इसको हटाओ। पहले भी आंदोलन चला था, फिर इसका डिमांड किया गया, आंदोलन चलाया। आंदोलन चलाने के बाद जो है लोकतंत्र स्थापित हुआ 1990 में। फिर उसके बाद 12 साल तक ठीक ठाक से चला, ठीक है, 2002 तक ठीक ठाक से चला। उसके बाद वापस से जब उसके बाद जो है राजा वहाँ के हटे और लोकतंत्र को
मतलब सॉरी वहाँ के जो राजा थे ज्ञानेंद्र जो है, वो लोग थोड़ा सा समझिए कि इस चीज़ को वापस से अपने सत्ता को अपने धीरे धीरे अपने कब्जे में लेना स्टार्ट कर दिए थे, और 2005 तक आते आते पूरा सत्ता को अपने हाथ में ले लिया था। और कुछ समय तक ये चला, नवंबर के लगभग कुछ समय तक ये चीज़ें चली। चलने के बाद फिर समझिए फिर से नाटक हुआ, लोग वहाँ पे जनता लोग को समझ में आया कि ये वापस से वही पुरनका राज आ जाएगा, है ना, अब हमको वो चीज़ नहीं चाहिए। तो फिर जनता लोग फिर से उस चीज़ का विद्रोह करने लगी, फिर से आंदोलन शुरू हो गया। यानी कि नेपाल की जनता लोग फिर से आंदोलन शुरू कर दिया कि हमें अब ये नहीं चाहिए, अपना राज खुद का चाहिए। इस तरह का नाटक फिर से चालू हो गया, और फिर दोबारा से 2006 में जन आंदोलन चरम पर हो गया, मतलब चरम पे पहुंच गया एकदम, पूरा समझिए आग बबूला कि आर या तब पार वाला। एक आंदोलन होता है कि नॉर्मल वाला, एक होता है आर न तब पार वाला आंदोलन। तो वैसा वाला आंदोलन एकदम मरने मारने वाला कि हटना है तो हटना है, मर जाएंगे लेकिन यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक वो राजा वाला रास्ता नहीं खत्म होगा, इस तरह का। ठीक है, जनता एकदम खड़ा है, अड़िग है कि हम लोग जब तक राजतंत्र नहीं हटेगा हम लोग यहीं रहेंगे तो यहीं रहेंगे, मर जाएंगे लेकिन नहीं करेंगे कुछ। जब इस तरह का विद्रोह होता है ना कि एकदम चाहिए तो चाहिए, इंसान मरने तक को तैयार हो, तब मजबूरन इंसान को हटना पड़ता है। ठीक है, तो वैसा ही समझिए कि चरमोत्कर्ष पहुंचा। उसके बाद आंदोलनकारी लोग जो है वहाँ पे वापस से अपना सत्ता को ग्रहण कर लिया। मतलब वो लोग समझिए कि जो राजाओं का जो नियम लागू किया था ना, वो लोग का नामंजूर कर दिया, उसको नहीं माना उसको कि भाई हमको वो चीज़ नहीं चाहिए, हमको वापस अपना लोकतंत्र ही चाहिए, अपने हिसाब से ही हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो 2006 में जन आंदोलन पूरा ऊपर में बढ़ गया, और अप्रैल के महीने में जा करके जो है राजतंत्र फिर वहाँ से क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, राजा जो है वहाँ पे राजनीतिक दलों को क्या करता है, सरकार बनने का मौका दे देता है कि भैया आप ही लोग को सरकार बनना है। उसके बाद से आज तक नेपाल में लोकतंत्र ही चल रहा है। ठीक है, और 2008 तक आते आते राजतंत्र पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। 2006 में दे दिया था अप्रैल के महीना में कि भाई आप ही लोग को संभालना है, बट तुरंत थोड़ी खत्म हो जाएगा, समय लगता है किसी चीज़ को घटने में, पुराने समय से आ रहा है। फिर जो भी चलते चलते समझिए कि 2008 तक आते आते राजतंत्र पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, लोकतांत्रिक देश बन गया नेपाल, आज तक लोकतांत्रिक में ही चल रहा है। तो ये मोटा मोटी इसका छोटा सा आंदोलन स्टोरी है किसका, नेपाल के अंदर में जो संविधान वगैरह जो भी बना था। ठीक है, तो आंदोलन क्यों किया गया था, सर्वोच्च सत्ता राजा के पास था, राजा ही सब कुछ था, वो जो कह दिया वही कानून, कोई संविधान नहीं, कोई लिखित कानून नहीं। राजा कह दिया कि आज गोली मारना है 10 को के, तो गोली मराएगा 10 को, कहीं से क्यों कारण कुछ नहीं, नाटकबाजी कुछ नहीं, क्योंकि सबसे ऊपर राजा ही था। ऐसा था राजा का जो है ना, वो कहता ही था कि हमारा जुबानी संविधान है, जो हम कह दिए हमारा वही मेरा जो आदेश है। लोग मानता था कि राजा का आदेश ईश्वर का आदेश है, राजा कोई आम नहीं व्यक्ति बनता है, जो ईश्वर का जिस पे खास आशीर्वाद होता है वही राजा बनता है। ऐसी भ्रांतियाँ फैला दिया था। क्यों फैला दिया था, तो क्योंकि ऐसा नहीं फैलाएगा तो लोग मानेगा नहीं, इज्जत नहीं करेगा, सर कैसे झुकाएगा, है ना। तो उस चीज़ के लिए झूठो हंगामा कर देता था। अब वास्तविकता में कुछ राजा दयावान होते भी थे, तो वास्तविकता में लोग उनको इज्जत करता था, कुछ को फालतू में इज्जत करता था। तो सब है, हर जगह का अलग अलग चीज़ होता है। ठीक है ना, ये वाला बात समझ में आया ना। अब एक शब्द है अंतर सामुदायिक वर्चस्व, ये दो शब्द लिखा मिलेगा, अंतर समुदाय वर्चस्व और एक अंतः समुदाय वर्चस्व। तो वर्चस्व का मतलब होता है किसी खास चीज़ों का पावर होना, मतलब पावर होना उसका वर्चस्व कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग के क्लास में किसी लड़के का या किसी लड़की का ज़्यादा नाम चलता होगा, तो उसका वर्चस्व कह सकते हैं कि उसका वर्चस्व है उस क्लास के अंतर्गत। वो जो कहता होगा टीचर भी मानते होंगे, ठीक है, क्योंकि वो समझदार है पढ़ने में या किसी भी चीज़ में, तो एक उसका चलता है, भौकाली चलता है, तो उसको सिंपल सा वर्चस्व कहते हैं। तो अंतर समुदाय वर्चस्व, ये शब्द का क्या मतलब होगा, जब एक समुदाय दूसरे समुदाय पर हावी हो जाए, दो गो समुदाय है और ई समुदाय पर ई समुदाय हावी हो गया, तो उसका वर्चस्व चल गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कौन सा वर्चस्व, अंतर समुदाय वर्चस्व। और एक होता है अंतः सामुदायिक वर्चस्व। ठीक है, अंतः सामुदायिक वर्चस्व, इसमें क्या होता है ना, समुदाय के अंदर में नौटंकी करेगा, एक ही समुदाय के अंदर में ही जो है ना, भीतर में ही कुछ लोग एक दूसरे पे कुछ लोगों पे अपना पावर दिखाएगा, तो उसको हम लोग अंतः सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। ठीक है, एक है अंतर समुदाय वर्चस्व और एक है अंतः सामुदायिक वर्चस्व। अंतः मतलब एक ही समुदाय के अंदर में कुछ लोगों के का वर्चस्व का ज़्यादा होना, और अंतर समुदाय में क्या होगा, एक समुदाय दूसरे समुदाय पे पावरफुल बनेगा, वर्चस्व अपना दिखाएगा। तो ये दो शब्द का मतलब वहाँ पे आपको मिलेगा। अब एक है संघवाद। तो संघवाद क्या होता है, एक से ज़्यादा, मतलब जैसे देश है, तो आपको बताया था ना एग्जाम्पल अपने बारे में कि जैसे हम हैं, टेस्ट हम लेते हैं तो क्वेश्चन हम ही सेट करते हैं, एग्जाम हम ही लेते हैं, कॉपी हम ही चेक करते हैं, मार्क्स भी हम ही देते हैं, रिजल्ट भी हम ही देते हैं, सब यहाँ पे पूरा पावर मेरे हाथ में है। तो ये चीज़ अगर पूरे देश के स्तर पर किसी एक व्यक्ति के पास जो कि राजतंत्र में था, ये सही चीज़ है नहीं है, ये बहुत बुरी चीज़ है। इसलिए शक्तियों का बंटवारा होना ज़रूरी है। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा होना ज़रूरी होता है। अब शक्तियों का बंटवारा जो भी होगा तो उसको क्या किया जाता है ना, राजा, अच्छा एक सेकंड रुकिए इसको पहले अगर देश को मैनेज मतलब चलाना है मेन तौर पे, क्योंकि देश तो बहुत बड़ा है, तो पूरा देश को एक व्यक्ति अकेला तो मैनेज नहीं कर सकता है। अब जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, क्या वो अकेले पूरा देश संभालेंगे? किसी के घर में बिजली जाएगा तो फोन करेगा, मोदी जी हमारे घर में बिजली नहीं आ रहा है ना, परेशान हो जाएंगे मोदी जी फिर, तो है ना, जो मन की बात करते हैं वो नहीं करेंगे पागले हो जाएंगे कि तो जब फोन कर रहा है एकदम अजीब नौटंकी हो जाएगा उनके साथ, तो वो नहीं अकेले संभाल सकते हैं। तो वो क्या करते हैं ना, स्तरों में बांट देते हैं। राजाओं को क्या करते हैं, यानी कि जो अपने राज्य है, देश को कुछ लेवल्स में बांट देते हैं। ठीक है, तो हमारे देश में क्या किया गया, भारत देश में, यानी कि क्षेत्रों को
प्रशासनिक स्तरों में बांट देना संघवाद कहलाता है। ठीक है, उस क्षेत्र को, अब क्षेत्र जितना बड़ा होगा उतने स्तर में उसको बांटा जाएगा। क्षेत्रों को कुछ स्तरों में, प्रशासनिक के स्तरों में बांट देने का जो सिस्टम है उसी को संघवाद कहते हैं। भारत का बात कीजिएगा तो भारत को 3 स्तरों में बांटा गया है। एक केंद्र के स्तर पे जो सबसे ऊपर है, उसका जाता है राज्य का स्तर, जो हमारे राज्य का स्तर हो गया। उसका पंचायत स्तर कह देते हैं। ठीक है, जिला अब तो ठीक है, बट जिला को कोई मालिक थोड़े होता है। जिला में जो डीएम बैठता है वो एग्जाम दे के बैठता है, वहाँ कोई नेता नहीं चुनाता है ना। वहाँ पे हम लोग का पंचायत के स्तर पर मुखिया बनता है। ठीक है ना, जो चुनाता है उसका बात करना है। डीएम तो वो सब तो जॉब है, वो एक बार बन गया तो अगले 60 साल तक रहेगा वहाँ पर। ठीक है, लेकिन जो नेता 5 साल पर निकलता है उसको उठा के फेंकता है सब 5-5 साल बाद, वो पकड़ना है, उसकी बात करना है। तो भारत में 3 स्तर का हो जाता है। ठीक है, कौन कौन सा स्तर में कहिए? केंद्र का स्तर, राज्य का स्तर और पंचायत का स्तर। ठीक है, ये 3 तरह का स्तर है हमारे भारत देश में। तो ऐसे ही देश के आकार के अनुसार, वहाँ की जनसंख्या के अनुसार अलग अलग स्तरों में बांट दिया जाता है। ठीक है ना, तो उसी को हम लोग संघवाद कहते हैं। अब देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वो संविधान के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब तो कई बार हो चुका है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब समझ में आया? हर एक व्यक्ति जिसका उम्र 18 साल हो गया है वो सभी के पास वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी धर्म, जाति, लिंग, समुदाय, किसी का भी, कैसे भी हो, लंगड़ा हो, लूल्हा हो, कान्हा हो, अंधा हो, गोरा हो, कुछ भी हो, 18 साल उम्र हो गया मतलब वोट दे सकते हैं। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इसको कहते हैं। ठीक है, ये शब्दों का जिक्र आपके बुक में कई बार होगा। ठीक है, और होना भी चाहिए। इस चीज़ का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, अच्छी बात ये भी है। तो आपके पास दिमाग में फिट रहेगा तो मस्त एंजॉय से लिख दीजिएगा फिर। ठीक है, तो वो चीज़ है। संविधान के अनुसार जो है सरकार को कितने अंग में सरकार को 3 अंगों में बांटा गया है। वही पावर का बात किए थे कि पावर एक ही व्यक्ति के पास पावर होना अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए पावर को 3 भागों में बांट दिया गया। एक रूल को बनाने वाला, एक रूल को संचालित करने वाला, और एक रूल को रक्षा करने वाला कि भाई ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है ना, तो उसी को 3 भाग में बांटा गया। कौन कौन सा? हाँ, ये 3 स्तरों में बांट दिया गया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। संविधान का अंतरात्मा कहा जाता है मौलिक अधिकार, जो यहाँ पर है। मौलिक अधिकार जो है संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है, क्योंकि सबसे वैल्यूबल समझिएगा तो यही ना है। इसी संविधान की वजह से, इसी रूल्स की वजह से तो इंसान समझिए कि फ्रीडम के साथ जी पाता है। बाकी सब संविधान से, अब जैसे बाकी सब जो रूल्स मिला है वो सब तो बड़कन का लेवल का बात है, वो सबका उतना मामला ज़्यादा है नहीं। जैसे सब इम्पोर्टेंट है, सब हमारे देश के हित के लिए ही बनाया गया है, बट एक आम व्यक्ति को जो अधिकार है, सुखी जीवन तो मौलिक अधिकार दिलाता है ना। एक आम जीवन, जो गरीब परिवार का व्यक्ति है उसको क्या चाहिए कि भाई हमको सुकून से अगर हम घूमे जाए तो कोई तंग ना करे। घर में कभी मान लीजिए पत्नी बच्चा से झगड़ा किया, घर से बाहर जाता है कि सुकून से बैठेंगे जैसे पेड़ के नीचे, अब वहाँ पे कोई हुट भगाएगा, हुड़ भाग यहाँ से भाग, है ना, उसको भगाएगा कि तू यहाँ पे नहीं बैठेगा, है ना, कि तू यहाँ नहीं बैठ सकता है, तुम ही जाति का है, तू कहाँ जाएगा? तालाब के किनारे जाके बैठेगा, कुछ सोचेगा तो वहाँ से भगाएगा, भाग यहाँ से, है ना। दिक्कत होगा ना थार में। तो थारो नहीं चला भी देगा ना, कहेगा कि थार बड़े लोग चलाते हैं, तुम लोग थार कैसे चलाएगा? हाँ, इनका तो पिछला जन्म में भी थे, हीरो ही थे। हाँ, तो पुराने जन्म में थे ना, ये जानते हैं भगवान कृष्ण जब धरती पे थे ना, तो उनके भगवान श्री कृष्ण जब रथ चलाते थे तो उनके रथ को यही चलाते थे। उस वक्त लड़का थे, देखते नहीं है लड़का वाला कपड़ा पहने हुए, जीन्स पहने है ना जी, पहने है ना जी, जीन्स पहने है ना, हम देखे नहीं थे, हम देख लेते हैं। हाँ, जीन्स पहन ले, है ना। आया बात समझ में? तो संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार किसकी अंतरात्मा है आप बताइए? सब डरता है है ना। चलिए, तो एक बार रिवाइज करते हैं, फिर इसको बाइंड अप करते हैं। कुल मिलाकर के मोटा मोटी समझिएगा तो आपका बात खत्म हो गया। संविधान को लेकर के इतना ही कुछ था, और इसमें विशेष नहीं है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसी को इलैबोरेट करके जितना भी हो सकता है आपको बताया जाएगा। ठीक है, वही संघवाद यहाँ पे ये बताया गया है, और का शक्तियों का बंटवारा वही चीज़ है। मौलिक अधिकार देखिए लिए, धर्मनिरपेक्षता समझ ही रहे होंगे। धर्मनिरपेक्षता समझते हैं ना, हर धर्म अपने आप में अलग लेवल का है, किसी पे कोई हावी नहीं होगा, धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, बस वही धार्मिक हिसाब से भी अपने सबके पास अपना समान रूप में अधिकार होगा। वही सब कुछ थोड़ा सा अलग। काहे गिरा दिए थी? हम गिराए हैं, हम तो उठाए हैं, हम उठाए ना जी अभी। अरे हम गिराए हैं जी, हम उठाए हैं। हाँ, तो ऐसे थोड़ी एक के व्यक्ति दो काम कैसे कर सकता है? एक ही व्यक्ति ऐसे, हम ऐसे थोड़ी होता है। टेबल रहेगा वहाँ पे, हम रखेंगे वहाँ पे।
हाँ तो हम अलबेला आदमी है ना, ये ध्यान कहीं और कुछ करेंगे कुछ और। देखिए देखिए ये लोग तो अलग ये बिजी हो जाते हैं। हाँ क्या चीज हो गया? बैग जरा दिया। अरे ठीक ना है जी, नया बैग खरीदाएगा, इतना सोचना है। जब तक पुरनका जरेगा नहीं, नई का कैसे मालूम चले आएगा? क्या जी, नयका आने के लिए पुरनका को जाना चाहिए। देखते हैं उनका चश्मा भुलाया तो नया चश्मा आया। पुरनका नहीं